हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 3 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 के हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन के उनको साथ-साथ में डिस्कस करेंगे। और हम इसके साथ-साथ में आप लोगों के लिए 2 जनवरी के भी 2 और 3 जनवरी के दोनों दिन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको साथ-साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये जो क्लास आप लोगों के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसके साथ-साथ में आप लोगों के लिए जो भी इसके स्टैटिक जीके के भी साथ में क्वेश्चन बनते हैं, उनको साथ में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी साथ में डिस्कस करेंगे। और जो भी क्लास आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही स्पेशल क्लास रहती है। इसमें आपके वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी एग्जाम या आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके आने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से पूरा पढ़िएगा, जो नोट कर रहे हैं वो नोट जरूर करते जाएं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप क्या नाम सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड होती रहे, ठीक है? और जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 35 नंबर का जो करंट अफेयर है वो आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा और आप जो साथी नए हैं उनको भी आप लोग बताइएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे बनने वाला है। फर्स्ट प्रश्न है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का हो जाएगा। और ध्यान सभी साथी क्या करेंगे, इसको आप लोग जरूर स्टार बनाकर नोट डाउन जरूर कर लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है सीमा मोंडल सेल की पहली प्रमुख यहाँ पे बन गई हैं। किसकी? सेल की। तो यहाँ पे सीमा मोंडल की बात हो रही है। सीमा मंडल जो है ये पहली महिला प्रमुख बन गई है। किसकी? सेल की बन गई है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सेल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? सीमा मोंडल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सेल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीमा मोंडल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो सेल है ये है क्या, ठीक है? सभी साथी यहाँ पे ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका सेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ अगर हम एस से बात करें तो स्टील हो जाएगा, ए से अथॉरिटी हो जाएगा, और आई से इंडिया हो जाएगा, और एल से लिमिटेड हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेल बोल देते हैं। उसकी जो महिला प्रमुख हैं वो बनाई गई है कौन? सीमा मोंडल को। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सेल का पूरा नाम यहाँ पे समझ में आया, यानी कि स्टील से रिलेटेड जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसकी महिला प्रमुख बना दी गई है कौन? सीमा मोंडल। अब जरा हम लोग इसी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को स्टील सीपीएसयू के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के पहले वह कंपनी के निदेशक के वाणिज्यिक थी यहाँ पे। और ये अगर हम इनकी बात करें तो पहले ये क्या करती थी कि पहले ये वाणिज्यिक के रूप में इसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब इनको महिला प्रमुख बना दिया गया है, ठीक है? अगर हम इनकी और बात करते हैं तो इन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान ले लिया, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे पहले कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार चौधरी, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 2020 तक सेल के प्रमुख कौन थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अनिल कुमार चौधरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीमा मोंडल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो क्या है, जो 31 दिसंबर को ये सेवानिवृत्त हुए थे और इनके बाद में इनको चुन लिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं साई के निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले हुए नालको में निदेशक के वाणिज्यिक के रूप में, मैंने आपको बताया था ये वाणिज्यिक एक विभाग है, वहां पे ये निदेशक का काम करती थी, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो आपको फोटो में नजर आ रही है कौन है? सीमा मोंडल। आई थिंक, मुझे उम्मीद है एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को निकल के आ जाते हैं, तो आप लोग उनको क्वेश्चन को बहुत डिटेल्स में ध्यान से समझिएगा, ठीक है? और इसी तरीके से आप लोग वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज, जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि सीमा मोंडल अभी हाल ही में किसकी प्रमुख बनाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल की हो जाएंगे। सेल का पूरा नाम हमने क्या बताया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है? और ये किसकी जगह लेंगे? तो अनिल कुमार चौधरी की यहाँ पे जगह लेने वाली है, ठीक है? उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। जो भी 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि आपके आगामी एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के 99% चांस होते हैं, ठीक है?
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, कौन से, ऐसे पूछा जाएगा कौन से देश ने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कौन से देश ने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पे अगर बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, राष्ट्र कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे आंसर क्या आप लोगों का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि शब्द जो बदला गया वो आखिर क्या है, या हो सकता है वो अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वो शब्द आपसे क्या करेगा कि कौन सा रिप्लेस हुआ है, वो शब्द आप लोगों को बताना है, तो वो भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ने एकता की भावना, यहाँ पे एकता की भावना और देश की स्वदेशी आबादी को प्रतिबंधित करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। ठीक है, एकता की भावना मतलब यूनिटी के लिए इन्होंने क्या किया, एक शब्द को बदल दिया। अब जरा समझेंगे, गान की दूसरी पंक्ति में यहाँ पे एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को, यानी एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को फॉर वी आर यंग एंड फ्री से बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, अब वहां पे जब राष्ट्रगान होगा तो इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, किसका, फॉर वी आर वन एंड फ्री। अगर इसको देखा जाए तो आपको इसको अगर यहाँ पे इंग्लिश में आपको चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रगान में कौन से देश ने बदलाव किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 जनवरी 2021 से क्या है, प्रभावी हो गया, मतलब ये लागू हो गया है। ठीक है, और ये अगर समझ में आ रहा है तो ये क्या है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आप लोगों से अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे आपको 30 मिनट में पूरी जानकारी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आप लोगों को बताई जा सकती हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया आया तो ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को करना क्या, कि जो भी वहाँ की चीजें जो फेमस हैं वो चीजें आप लोगों को अपनी कॉपी खोल के बाद में, क्लास ओवर होने के बाद में आप लोग उसको देखिएगा, जिससे क्या होगी, आपकी चीजें जो अब करंट में चल रही है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से देश ने राष्ट्रगान में एक शब्द अपना बदल दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब से यहाँ पे लागू किया गया, तो 1 जनवरी 2021 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही है, जोंग सान सान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की जब बात होगी तो उनका नाम कौन है, आप लोगों को पता होगा, उनका नाम है जोंग सान सान। ठीक है, समझ में आया, जोंग सान सान, थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है, चीन के हो सकते हैं, जहां तक उम्मीद है चीन के ही हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में किसको नामित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, जोंग सान सान यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं और डिटेल्स को जानते हैं और इसके फैक्ट को समझते हैं। यहाँ पे भारत के मुकेश अंबानी और जैकमा सहित चीनी टेक टाइटंस के समूह को पीछे छोड़कर चीन के जोंग सांसान के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पहले लिस्ट में कौन थे, अंबानी थे, जैकमा थे, और इसके बाद में चीनी टेक टाइटंस के पीछे छोड़कर चीन के जोंग सान ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार, और अगर पूछा जाए ये कौन सा इंडेक्स है तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है, किसके अनुसार। भाई देखो होता क्या है, अलग अलग से सभी लोग अपना क्या नाम रिव्यू कराते, अलग अलग से अपना एनालिसिस कराते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग से, तो यहाँ पे बात हो रही है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जोंग की कुल संपत्ति जो है 70.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में अगर इसकी बात करें तो 77.8 बिलियन डॉलर हो गई है। समझ में, यानी कि अगर देखा जाए तो 7 बिलियन डॉलर इनकी क्या है 2021 में बढ़ के तैयार हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया, जिससे वह इस ग्रह के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन से, सबसे 11वें अमीर व्यक्ति यहाँ पे बन गए हैं। अगर यह बात करते, यह इतिहास में धन के सबसे तेज संचय करने में एक है,
और अगर देखा जाए इससे इतनी पूरे हिस्ट्री की बात करें तो इतनी जल्दी किसी ने अपने आपको एक अच्छे लेवल पे लेके नहीं जाया। ठीक है, ये जो फोटो में आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये कौन है? जोंग सान सान। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपको यहाँ से किस तरीके से याद रखना है। अब देखो अगर यहाँ पे बोल लिया जाए कि आप लोगों को याद कैसे रखना है, तो आपको ये तो पता होगा कि भाई जो शान शौकत अच्छा रखता होगा, शान शौकत रख मतलब एक बोलता है कि हमारी शान बहुत अच्छी है, तो शान उसी की तो होगी जिसके पास पैसा होगा, बहुत अमीर होगा, वही तो शान से रहेगा। तो आप ऐसे भी याद रखते हो, तो शान शान अगर आप लोगों ने एग्जाम में दिख गया तो आप लोग वहां पे टिक करके आ जाओगे। ठीक है, शान शान जिसकी शान होती है उसी के पास पैसा है, ऐसे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा जोंग सान सान हो जाएंगे, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। इन्होंने किसको पछाड़ा है? तो मुकेश अंबानी और जैक मा को इन्होंने पछाड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हो, हम लोग समझते हैं। जो जितने भी लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज सभी साथियों को, जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे आप लोग शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और साथी क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन ये समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक, कमेंट करके भी साथ में बताते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1088 लोगों का पता लगाया गया। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाए। क्वेश्चन आपसे दो से तीन तरीके से यहाँ पे ये केवल हेडिंग सहित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। कैसे पूछा जाएगा समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऑपरेशन जो मुस्कान है ये किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, ऑपरेशन मुस्कान है तो ये किससे संबंधित है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो भी बच्चे होते हैं वो लापता हो जाते हैं, उनका पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत कितने बच्चों का पता लगाया गया है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? 1088 लोगों का यहाँ पे पता लगाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी हम लोग और डिटेल्स को जरा समझ लेते हैं। तो मुस्कान की यहाँ पे बात हो रही है। मुस्कान आप लोगों को याद रखना है कि जो भी बच्चे होते हैं लापता हो जाते हैं, लापता होने पे ऑपरेशन मुस्कान के तहत किया जाता है, उनको सर्च किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में कितने लोगों को सर्च किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1088 लोगों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत क्या किया गया है? उनको सर्च किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में और हम लोग बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन जो मुस्कान के तहत दिसंबर 2020 में पुलिस द्वारा, मतलब ये एक साल का नहीं पूरा डाटा, ये केवल दिसंबर का डाटा है। यहाँ पे अहमदनगर जिले में 1088 लोगों का पता लगाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम और बात करते हैं तो बाल अपहरण 200 मामलों में से 77 बच्चों का पता लगाया गया है। मतलब कुल अगर देखा जाए तो बाल अपहरण में 200 मामलों में से करीब करीब 77 बच्चों का पता यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अगर इसकी हम और फैक्ट की बात करते हैं, स्थानीय प्रशासन ने लापता बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 दिसंबर 2020 को अभियान शुरू किया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो आप लोग आंसर इसका क्या बता सकते हो? 1 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन का नाम क्या है? मुस्कान इसका नाम है। इसमें एक महीने में करीब 1088 लोगों का पता लगाया गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये देखो फोटो आप लोगों को नजर आ रही, तो इस फोटो में ये बच्चे हैं यहाँ पे, तो इनको क्या कर लिया जाता है? ये किडनैप जो उन्हीं के साथी होती है तो वो किडनैप करा देते हैं, या कोई जो किडनैपर्स होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो उनको पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसकी ये रिपोर्ट आई हुई, इसमें 1088 लोगों का पता लगाया गया है। कितने दिनों में? 30 दिनों की अगर यहाँ पे बात की जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सेशन समझ में आप लोगों को आ रहा हो। अगर सेशन समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है, यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन यहाँ पे हो गया है। अब जरा हम लोग इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, वर्चुअल हैग्री हैकाथॉन 2020 का अभी हाल ही में किसने उद्घाटन किया हुआ है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? केंद्रीय जो किसान और कृषि और कल्याण जो मंत्री हैं, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पे 31 अगस्त लिखा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 31 दिसंबर याद रखना। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो आप लोग इसको याद रखेंगे 31 दिसंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि 2020 को नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम और बात करते हैं, इसमें क्या क्या फैक्ट हो जाएंगे। 2 महीने का ये आयोजन अपनी तरह का पहला और भारतीय कृषि इतिहास में सबसे बड़ा आवासीय आयोजन है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी और फैक्ट बात करते हैं, हैकथॉन 3 एलिमिनेशन राउंड में होगा और अंतिम 24 विजेताओं को 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखो यूपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझे, क्योंकि होता क्या है, वो क्वेश्चन कथन में आपसे पूछ लेगा कि जो हैकथॉन पुरस्कार जो यानी कि होना है, उद्घाटन हुआ है, उसमें कितनी राशि मिलेगी और कितने लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 एलिमिनेशन राउंड होंगे, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, और अंतिम 24 विजेताओं, कितने अंतिम 24 विजेताओं क्या होगा, वहां पे 1-1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो वर्चुअल एग्री हैकथॉन, यहाँ पे एग्री का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर से, तो आप ऐसे भी इसका अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन करेंगे, कृषि और कल्याण मंत्री करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फोटो में आपको नजर आ रही है, कौन, नरेंद्र सिंह तोमर है। आई थिंक, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। जो साथी नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन साथियों को पीडीएफ क्या नाम पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव क्या नाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी साथ साथ में सभी साथी जितने भी क्वेश्चन आपके लेके आता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे इसरो प्रमुख शिवन को 1 साल का विस्तार यहाँ पे दे दिया गया। अब जरा समझेंगे यहाँ पे आखिर ये क्या है। अब देखो, आप लोगों को पता होगा, अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, के सिवान की। किसकी बात हो रही है, के सिवान की यहाँ पे बात हो रही है। और के सिवान की अगर हम बात करें तो ये इस समय प्रेजेंट टाइम पे क्या है, इसरो के अध्यक्ष हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, कौन, इसरो के अध्यक्ष है, कौन, के सिवान। और जिनका आप लोगों ने पता होगा कि अभी इन्होंने, अगर हम इनकी बात करें तो इसरो की यहाँ पे बात हो रही है, और इसके 1 साल के विस्तार को इनके बढ़ा दिया गया है। मतलब इनका जो कार्यकाल था, अगर यहाँ पे हम बात करें, इनका जो कार्यकाल था वो 14 जनवरी 2021 को खत्म होने वाला था, लेकिन अब इनका जो कार्यकाल है 14 जनवरी 2022 तक ये चलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्यों पूछेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और किसी और को बना दिया गया, तो इनके 1 वर्ष के कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहां देखो बात किसकी हो रही है, किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, समझेंगे जरा ध्यान से सभी साथी यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभी हाल ही में, अगर पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में आपसे जो क्या नाम इसरो के प्रमुख कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसरो के जो प्रमुख हैं वो के सिवान यहाँ पे हो जाएंगे। और जो फोटो में आपको नजर आ रहा है ये कौन है, के सिवान, बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अंतरिम विभाग के सचिव के सिवान को 14 जनवरी 2022 तक के लिए 1 साल का विस्तार यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है। अगर इनकी हम बात करें तो मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति के सिवान ने कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कितने, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगर हम बात करते हैं तो 1982 में इसरो में शामिल हुए थे। इनकी अगर बात करें तो 1982 में शामिल हुए थे और इन्हें PSLV प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। उन्होंने जनवरी 2018 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इनका विस्तार कितना बढ़ा दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता कि आपको एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन उम्मीद तो यही रहती है कि जितने फैक्ट बनते हैं वो सभी आपको साथी को डिस्कस साथ में कर लिया जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि क्या हो सके और साथियों को यहाँ पे जोड़ सके आप लोग। ठीक है, अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि जनरल नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया। अब जरा समझेंगे आखिर ये कौन है, क्या है, पूरी डिटेल्स आप लोगों को समझेंगे यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में किसको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, अभी हाल ही में किसको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जनरल नरवणे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बात यहाँ पे क्या हो रही है, नरवणे की बात हो रही। तो नरवणे जो है, अगर हम इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे, जो क्या है थल सेना के क्या है, ये अध्यक्ष है यहाँ पे। समझ में आ गया। तो क्या कौन है, ये थल सेना के अध्यक्ष हैं और इनको अभी हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 31 दिसंबर 2020 को
गायरांग्स में कोरिया गणराज्य में आरोके में सेना के मुख्यालय में गार्ड आर आनफ इनको गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक इनकी और बात करते हैं तो थल सेना के ने कोरिया के गणराज्य में सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नम योथोंग सिंच ने मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा भी यहाँ पे की गई है। और इनको फिर क्या किया गया, जनरल नरवणे ने डेजन ने रक्षा विकास एजेंसी के लिए दौरा भी किया। तो ये रक्षा एजेंसी थी, इनका इन्होंने विकास भी वहां पे किया और जाके उनका दौरा भी किया, उनको चेक भी किया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि अभी हाल ही में किसको गार्ड ऑफ ऑनर जो मिला हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, जनरल नरवणे हो जाएगा, जिनका पूरा नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवणे। और ये कौन है, थल सेना के सेनाध्यक्ष हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये फोटो में जो नजर आ रहे हैं कौन है आप, ये मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को ये भी चीजें याद रखनी है। आप जरा समझेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में कौन यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए। यहाँ पे बात हो रही है सीईओ की बात हो रही है, और ये कौन है, सीईओ कौन है यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अब यहाँ पे नए रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया है, सुनीत शर्मा को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आखिर सुनीत शर्मा से पहले कौन थे, पहले आप लोगों को ये भी चीज पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें विनोद कुमार यानी कि वीके कुमार के नाम से आप लोगों को पता होगा, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सीईओ थे, कौन थे, वीके कुमार थे। तो अब उनको वर्तमान में किसको बना दिया गया, सुनीत शर्मा को यहाँ पे बना दिया गया है। समझ में आ गया। अब जरा हम लोग इनकी डिटेल की हम लोग बात करिए। फोटो में जो आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है, सुनीत शर्मा। ठीक है, अब हम लोग इसके और फैक्ट के साथ में बात करते हैं कि सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के द्वारा नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप। अब देखो होता क्या है, आप लोग एक चीज और समझ लेंगे, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो, जो सीईओ होगा वही अध्यक्ष भी होगा, किसका, रेलवे बोर्ड का। जैसे वीके कुमार थे तो वीके कुमार को कोई पुरस्कार मिला, उनको और उपलब्धि और उनको प्रमोशन उनका हो गया तो उनको कुछ और बना दिया। मैंने कल 1 तारीख की क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या, जो अध्यक्ष होगा वही सीईओ होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे जाए कि रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है, तो आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। अगर पूछे कि उसके अध्यक्ष कौन है तो कौन हो जाएगा, सुनील शर्मा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों यही होते हैं। भारत सरकार पदेन प्रधान सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया, तो इनको सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया। अगर इससे हम बात करें, इससे पहले सुनील शर्मा ने पूर्वी रेलवे महाप्रबंधक के रूप में काम किया है, और जो अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पेशेवर पुरस्कार भी प्राप्त जीते हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ या अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन बना दिए गए, सुनील शर्मा यहाँ पे बना दिए गए। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जितने साथी लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर साथ में करते चलें। ठीक है, समझ में आएगा। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि पंजाब सीएम ने मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। यहाँ पे समझ में, आप क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, देखो समझते जरा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि डिजी नेस्ट ऐप है, अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिजी नेस्ट जो आपका ऐप है वो किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब के सीएम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पंजाब के सीएम की बात हो रही, तो आप लोगों को इस समय पता है कि जो पंजाब के लोग इस समय बहुत ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां से जितनी भी चीजें आपके हैं तो वो आप लोग क्वेश्चन को याद रखेंगे। जो भी आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम या ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर एक या दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है किसी पंजाब की सीएम की बात हो रही है, तो पंजाब के सीएम आप लोगों को पता है कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये फोटो में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट का यहाँ पे लॉन्च कर दिया। अब हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर इसका काम क्या है। ठीक है, डिजी नेस्ट इन्होंने लॉन्च किया, किसने, कौन से राज्य ने किया, पंजाब सीएम ने यहाँ पे लॉन्च किया है। अब देखो हम लोग इसकी बात करते हैं, ये लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका और तक डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा, जिस जिस एक बटन पर क्लिक के साथ स्मार्टफोन का सिंक किया जा सकता है इसको। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज आर्डर सिस्टम भी शुरू किया है, जो विज्ञापनों को जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद करेगा। यानी कहने का मतलब कुल मिला के ये समझिए कि ये सरकार का एक ऐप है, जिसमें आप अगर सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के कौन कौन से काम हुए हैं, ये लोगों तक वहां पे डिजिटल के रूप फॉर्मेट में पहुंच सके। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिजी नेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन से देश ने कौन से स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया, तो पंजाब के सीएम कौन, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पे किया हुआ। ठीक है,
अब हम लोग आगे जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है यहाँ पे कि IAF, यहाँ बात किसकी हो रही है, IAF ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का यहाँ पे शुभारंभ कर दिया है, ई ऑफिस पोर्टल का यहाँ पे शुभारंभ कर दिया है। अब जरा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, ई ऑफिस जो पोर्टल है ये अभी किसने लॉन्च किया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, IAF। अगर IAF की बात हो रही तो यहाँ पे IAF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडियन एयर फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन एयर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो ई ऑफिस पोर्टल का अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एयर फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे एयरफोर्स की बात हो रही है, यानी कि वायुसेना की बात हो रही है। तो वायुसेना की जब बात होती है तो उसके अध्यक्ष कौन है, उसके प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, RKS भदौरिया कौन है, ये आपके क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना के क्या प्रमुख हैं यहाँ पे। तो इनकी अगर बात हो रही तो 31 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में IAF के गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का यहाँ पे औपचारिक यहाँ पे शुरुआत इन्होंने कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रही है कौन है, ये है क्या नाम, वायुसेना के प्रमुख कौन, RKS भदौरिया। ठीक है, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RKS भदौरिया। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि थल सेना के कौन है, मनोज मुकुंद रणवाणे। तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पोर्टल का शुभारंभ डिजिटल इंडिया के और ई गवर्नेंस पहल के का हिस्सा है, जो संपूर्ण IAF का कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगा। कोई भी आपको अपना छुट्टी, कोई आपको छुट्टी प्रदान करनी है, कोई भी आपको आदेश आ जाएगा, ये सब आपको ई ऑफिस के पोर्टल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये पत्राचार, फॉर्म भरने और दस्तावेज की वर्तमान विधि से लेकर एक डिजिटल एक प्रमुख बदलाव के प्रतीक के रूप में काम करेगा। मैंने आपको बता दिया कि पूरी चीजें जो होंगी वो डिजिटलाइज तौर पे होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ई ऑफिस अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसके प्रमुख कौन है, ये है आपके RKS भदौरिया। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी आपकी जो भी जानकारी है बहुत ही यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को कराया जा रहा है, अगर कुछ भी लग रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, नए साथियों को बताइएगा। अगर आप तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब जरूर कर ले यहाँ पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग अंत तक आ गए, अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है, तो अगर जो साथी बिल्कुल ही नए हैं तो सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से क्या फायदा होगा कि आप लोग जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूंगा कोई, तो आपके पास में डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप लाइव क्लास से सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी साथी देख रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम ज्यादा लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। और शेयर करने के बाद में आप लोगों को जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहां कहीं भी आपके फ्रेंड्स रिलेटेड आपके जो भी हैं, उनको क्लास को आप लोगों को शेयर करना है। और शेयर करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। कमेंट करके आप लोगों को बताना कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही, क्या मेरे माध्यम से जानकारी जो दी जा रही आप लोग उससे कुछ सीख पा रहे हैं या कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, या क्या क्लास में इंप्रूव होने की जरूरत है, ये भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने व्यूज जरूर दीजिएगा डेली की डेली। और कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। आप यहाँ पे हमें पाठशाला विद गौरव के नाम से सर्च कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को डेली अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो भी साथी रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा चैनल पे और एक एक क्लास को ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी आपकी करंट अफेयर की क्लास पड़ी हुई है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग जाइएगा और क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग ऐसे ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप लोगों ने 5-6 महीने लगातार तैयारी कर ली तो आपको 7वें महीने में जॉब आपके हाथ में होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसी उम्मीद के साथ में फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बस एक ही बात है रखना कि हमेशा खुश रहना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद।